हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीक में जो 3 दिन है वो मैं जनरल साइंस के टॉपिक कराऊंगा। जो बच्चे NTPC की या फिर पटवारी की या ग्राम सेवक की किसी भी एग्ज़ाम की जनरल साइंस से रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारी क्लास बेस्ट रहेगी और उम्मीद है कि उनकी तैयारी हमारे द्वारा अच्छी से हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जो बच्चे जनरल साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हमारी क्लास बेस्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सिलेबस बता दूँ जो हमारे द्वारा कवर किए जाएंगे। जनरल साइंस रिलेटेड जो पोर्शन मैं आपको करवाऊँगा उनके बारे में आपको बता देता हूँ कौन कौन से पोर्शन मैं आपको कराऊँगा जनरल साइंस में। ये फ्रेंड्स, वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, जो भी आपके रिलेटिव उनको भी शेयर कीजिए जो किसी न किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हुआ, रेलवे के अलावा ग्राम सेवक, पटवारी, जो भी फर्स्ट ग्रेड वगैरह रीट की भी तैयारी करें उनके लिए हमारी क्लास अच्छी रहेगी। क्योंकि मैं आपको जनरल साइंस के जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू कर दें आपकी क्लास। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जनरल साइंस मैंने 3 भागों में बांटी है। बेसिकली हमारा जो भी हम एग्जाम देते हैं जनरल साइंस रिलेटेड, तो उसमें 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। मैंने उसी टाइप से सिलेबस को डिवाइड किया है। ये हम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो हम NTPC की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की भी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक उसमें सारे इंपॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से मैंने सिलेबस को कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस हिसाब से आपका सिलेबस कवर किया है। उस हिसाब से मैंने जो यहाँ पर एक तरह की रूपरेखा तैयार की है ताकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा सिलेबस चलता रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 भागों में डिवाइड किया जनरल साइंस को: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फ्रेंड, फिजिक्स में मैंने बल, चाल, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा के टॉपिक डाले हैं। इसमें आपको फिजिक्स में आपको बल से जो नियम वगैरह है उससे रिलेटेड मैं आपको टॉपिक करूंगा। चाल है, चाल से संबंधित जो चाल होगी, दूरी से संबंधित नियम होंगे वो आपको मैं कराऊंगा। उसके अलावा ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट बात होता है प्रकाशीय लेंस दर्पण। जो फ्रेंड्स, प्रकाशीय लेंस दर्पण वाला जो टॉपिक, प्रकाश में क्या आएगा? लेंस और दर्पण आएंगे। इसमें आपसे प्रकाश से रिलेटेड जो, प्रकाश में खाली लेंस दर्पण नहीं होगा, उसके अलावा जो प्रकाश के जो व्यवहार है, जैसे कि उसका विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवीकरण है। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक फ्रेंड्स रेलवे के जो एग्जाम है, जैसे कि NTPC है या फिर ग्रुप डी है, उनके लिए ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जो NTPC एग्जाम है या फिर ग्रुप डी का जो एग्जाम है उसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। प्रकाश ये वाला जो, उसमें प्रकाश के जो गुणधर्म वगैरह होता है वो पूछे जाते हैं, लेंस दर्पण वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी जो पटवारी वगैरह उसमें टॉपिक कम पूछने के चांस रहता है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताया था पहले। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत में आपकी विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत की परिभाषा वगैरह, विद्युत में क्या क्या चीजें होती है, और इससे रिलेटेड ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, बस विद्युत के कुछ बेसिक चीजें ही मैं आपको बताऊंगा। विद्युत में क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, विद्युत वाहक बल वगैरह क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रसायन यानी केमिस्ट्री में क्या होगा आपको? भौतिक रसायन में क्या क्या होंगे? जैसे कि अम्ल क्षार हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया वगैरह हो जाएगी। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको भौतिक रसायन में कवर करूंगा। ये जो टॉपिक है अम्ल क्षार है और रासायनिक अभिक्रिया, ये हर एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, सारों में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। सारों में इसमें से क्वेश्चन भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड वगैरह, तो उसमें तो कम से कम इसमें से 1-2 क्वेश्चन पढ़ ही जाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया वगैरह या फिर अम्ल क्षार में से, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आराम से पढ़ जाता है। तो ये टॉपिक NTPC के लिए, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कार्बनिक यौगिक में हम कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि कार्बन के जो अलग अलग रूप होते हैं उनके बारे में, कार्बन में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस कार्बन में जो कार्बन के अपर रूप वगैरह है, कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन हो गए, कार्बन के अपर रूप हो गए, हीरा वगैरह हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुल्लिन हो गया, उनकी संरचना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह जो कि आपके रेलवे में और रीट वगैरह एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट बात है परमाणु और उसकी संरचना। तो परमाणु और उसकी संरचना ये भी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से।
तो इसी हिसाब से मैंने सिलेबस को कवर किया है, उसी हिसाब से मैंने सिलेबस तैयार किया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, साबुन और जो अपमार्जक है, साबुन और अपमार्जक में से एनटीपीसी के भी कुछ एनटीपीसी में से पूछा जाता है। और जो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड हुआ, रीट हुआ, तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो मैं टॉपिक आपको भौतिक रसायन में करूंगा, साबुन और अपमार्जक वाला, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं साबुन और अपमार्जक। तो फ्रेंड्स ये एक बार आप सिलेबस थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं कि ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में आपको मैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बताऊंगा, उसके जो अपर रूप वगैरह उनके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है परमाणु। परमाणु में फ्रेंड्स, परमाणु की स्ट्रक्चर वगैरह, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होते हैं, तो उनके बारे में सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पारिस्थितिकी में से क्वेश्चन लास्ट बार एनटीपीसी में से भी आया था। और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड में तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है पारिस्थितिकी में से, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पारिस्थितिकी। उसके बाद नेक्स्ट है मानव शरीर। मानव शरीर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पादप विज्ञान में बोटनी वगैरह आती है। उसके बाद रोग, मानव के जो भी रोग है उनके बारे में आपको कराऊंगा। उसके बाद में जैव विकास में क्या क्या चीज होती है, तो बहुत सारी चीजों का मैं आपको कराऊंगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं फ्रेंड्स आपको कराऊंगा जीव विज्ञान, बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा। उसमें मैं आपको पारिस्थितिकी टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ। तो पारिस्थितिकी वाला टॉपिक, पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी शब्द फ्रेंड्स ये जो है ये ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इकोलॉजी क्या है, ओइकस, इकोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है ओइकस और लोगस। ओइकस और लोगस में क्या है, ओइकस तो क्या है, रहने या घर, ठीक है फ्रेंड्स। ओइकस क्या है, रहने का स्थान या फिर घर हो गया। और लोगस का अर्थ क्या है, अध्ययन। तो इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, यानी कि ये ग्रीक का शब्द है। ये क्या है, ग्रीक, एक शब्द ग्रीक क्या है, ग्रीक पहले क्या होता था, पहले ग्रीक देश होता था, वहां पर ग्रीक भाषा चलती थी। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, अलग अलग जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से बने हुए हैं। तो ग्रीक भाषा से ये इकोलॉजी बना। तो इसमें क्या, ओइकस का मतलब क्या होता है, रहना या घर, ठीक है। और लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी के बारे में आगे और देख लेते हैं, इकोलॉजी में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स इकोलॉजी में क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोलॉजी जो अध्ययन किया था इकोलॉजी का सबसे पहला, ठीक फ्रेंड्स। इकोलॉजी का विस्तृत जो अध्ययन किया था, इकोलॉजी का विस्तृत अध्ययन अर्नेस्ट हैकेल ने किया था फ्रेंड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, एनटीपीसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया था कि इकोलॉजी का विस्तृत अध्ययन किसने किया था। तो वो किया था अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था इकोलॉजी का अध्ययन, यानी कि पारिस्थितिकी का अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहले किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। वैसे फ्रेंड्स अगर पूछ ले सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले वैसे रोटस नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोटस ने बस थोड़ा बहुत अवधारणा बताई थी, इसकी ज्यादा नहीं बता पाया। बस इसका विस्तृत जो अध्ययन किया था वो किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो इकोलॉजी का जो विस्तृत अध्ययन किया था वो किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। फ्रेंड्स पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या है कि पारिस्थितिकी मतलब का मतलब ये होता है कि ऐसा समूह जो जीव और उसके वातावरण के बीच का जो संबंध व्यक्त करे वो क्या होता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी कि जीवधारियों और उनके वातावरण के मध्य किए गए अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी कहते हैं। किए गए अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अगर पूछ ले पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं, तो जीवधारी है, यानी कि बहुत सारे प्राणी इस धरती पर मौजूद है। तो उनका और उनके वातावरण के मध्य जो अध्ययन है उनको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए वो क्या है कि जैविक और अजैविक
जैविक और अजैविक जो वातावरण है, जैविक और अजैविक वातावरण के मध्य जीवधारियों का जो अध्ययन है, जीवधारियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जैविक और अजैविक जो वातावरण होता है उनके मध्य जो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमारे को डेफिनेशन में यही ध्यान रखनी है कि जीवधारी और उनके वातावरण के मध्य जो किया गया अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। तो इसकी डेफिनेशन भी भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर हम मोस्टली रूप से देखा जाए तो फ्रेंड्स अर्नेस्ट हैकर ने जो परिभाषा दी थी वो क्या थी कि जैविक और अजैविक वातावरण के साथ जो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी फ्रेंड्स मतलब कहने का यही है कि जीव है, जो कोई जीव है और उसका जो वातावरण है, वो जिस एनवायरनमेंट रह रहा है उसके बीच का जो अध्ययन करते हैं, उनके साथ जो संबंध का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे मान लो मैं बात करूं कि कोई जीव है, कोई मान लो मछली है, मछली कहाँ रह रही है? पानी में रह रही है, तो उसका उसके आवास के साथ जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा? इकोसिस्टम, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र हो गया वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो फ्रेंड्स वही होता है कि कोई जीव है उसका वातावरण के साथ अध्ययन, यानी कि वातावरण यानी कि वो कहाँ रह रहा है, उसका आवास कहाँ पर है, उसका उसके साथ में अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको डेफिनेशन अच्छे समझ में पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। अब इसकी कुछ फ्रेंड्स पारिस्थितिकी ब्रांचें भी है 4-5 इंपॉर्टेंट, वो भी बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले बात कर देता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की शाखा है, पारिस्थितिकी की शाखा है। सन पारिस्थितिकी, तो फ्रेंड्स सन पारिस्थितिकी की बात करें, सन पारिस्थितिकी क्या होता है कि विभिन्न जो जीव होते हैं, विभिन्न जीव जो होते हैं उनका वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? सन पारिस्थितिकी कहलाता है। तो विभिन्न जीवों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? सन पारिस्थितिकी कहलाता है। उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? सन पारिस्थितिकी कहलाता है। तो विभिन्न जीव है, अलग अलग तरह के जीव हो सकते हैं, उनका उनके वातावरण के साथ, वातावरण का मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर जो जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं, जहाँ उनका घर है, तो उनके साथ अध्ययन क्या कहलाता है? सन पारिस्थितिकी कहलाता है। अब सन पारिस्थितिकी को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। सन पारिस्थितिकी के बारे में आपको बताया था। सन पारिस्थितिकी में क्या होता है कि विभिन्न जीवों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? सन पारिस्थितिकी कहलाता है। तो सन पारिस्थितिकी को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो जलीय और दूसरा स्थलीय। फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक में यही ध्यान रखना है कि जो डेफिनेशन आ रहा है उसी पर बेस्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, कि सन पारिस्थितिकी में क्या होता है कि किस जीवों के मध्य अध्ययन होता है, तो उसी टॉपिक पे उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सन पारिस्थितिकी में क्या होता है? 2 भागों में बांटते हैं, जलीय और स्थलीय। जलीय में तो क्या होगा कि जल में जो जीव रह रहे हैं उनका उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या होगा? जलीय पारिस्थितिकी हो जाएगा। स्थलीय में क्या होगा कि स्थल पर जो प्राणी रह रहे हैं, स्थल पर कोई भी जीव रह रहे हैं, उनका वातावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थलीय पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी कि स्थलीय पारिस्थितिकी में क्या होगा कि स्थल पर विभिन्न जीवों के मध्य अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? स्थलीय पारिस्थितिकी कहलाता है। और जलीय पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जल में जो जीव रह रहे हैं, जल में निवासित प्राणियों के मध्य, प्राणियों के वातावरण के मध्य अध्ययन, ये क्या कहलाता है? जलीय पारिस्थितिकी। तो फ्रेंड्स सन पारिस्थितिकी में क्या होता है कि विभिन्न तरह के जीवों को के बीच में उनका वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। तो सन पारिस्थितिकी को 2 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से? एक तो जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी। जलीय पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जल में जो निवासित जो प्राणी है उनका उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? जलीय पारिस्थितिकी कहलाता है। और स्थलीय पारिस्थितिकी में क्या होता है कि कोई स्थल है यानी कि धरती है, उस पर विभिन्न तरह के जीव रहते हैं, उनका उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? स्थलीय पारिस्थितिकी कहलाता है।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको दो तरह की पारिस्थितिकी शाखाओं के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट आगे थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं कि मानव पारिस्थितिकी क्या होती है। पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी। अब मानव पारिस्थितिकी फ्रेंड्स आपको नाम से पता लग रहा हो कि मानव यानी कि मानव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है, मानव पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये भी एग्जाम पूछा जा चुका है कि मानव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन कौन सी पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत आता है, तो वो आता है मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। तो मानव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन या वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन, क्या कहलाता है, मानव पारिस्थितिकी कहलाता है। तो मानव है उसका उसके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मानव पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर रहे थे हम पादप पारिस्थितिकी की, पादप पारिस्थितिकी। तो फ्रेंड्स पादप पारिस्थितिकी में क्या होता है कि विभिन्न तरह के जो पादप है उनका उनके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है, पादप पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है बार बार कि इसका ये होता है, इसका ये होता है, बस अपने को नाम से ध्यान रखना है कि पादप पारिस्थितिकी में क्या होगा कि पादप यानी कि पेड़ पौधों का, ठीक है, तो पादप का या फिर पेड़ पौधों का उसके वातावरण के साथ अध्ययन, यानी कि जिस एनवायरमेंट में पादप कोई उग रहा है, यानी कि मान लो पादप हर तरह की जमीन पर उगते हैं, जैसे मान लो स्थलीय भूमि हो गई, जल में भी कुछ उगने वाले पौधे होते हैं, तो उनका उसके वातावरण के साथ अध्ययन क्या होगा, पादप पारिस्थितिकी होगा। उसके अलावा नेक्स्ट बात आती है, जैसे कि मैं बात करूं पादप के बाद आती है प्राणी पारिस्थितिकी। तो प्राणी पारिस्थितिकी ये भी फ्रेंड्स नाम से पता लग जाएगा, यानी कि विभिन्न तरह के जो प्राणी हैं उनका अपने वातावरण के साथ अध्ययन या फिर उनके वातावरण के बीच के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, प्राणी पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको 4 या 5 पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी की मैंने आपको शाखाएं बताई, ब्रांचेस बताई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में होगी। मैंने सबसे पहले आपको बताया था सन पारिस्थितिकी को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो जलीय और एक होती है स्थलीय। उसके बाद मैंने बताया आपको मानव पारिस्थितिकी, मानव का उसके वातावरण के साथ अध्ययन। चौथा मैंने बताया पादप पारिस्थितिकी और 5वां बताया प्राणी पारिस्थितिकी। तो ये फ्रेंड्स सारी आपको उम्मीदें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने आपको पारिस्थितिकी की शाखाएं बता दी। अब पारिस्थितिकी हम कारक की बात कर लेते हैं, पारिस्थितिकी कारक क्या होते हैं और कैसे इनका विभाजन होता है। तो बात करते हैं पारिस्थितिकी के कारक। सबसे पहले फ्रेंड्स ये कारक की बात कर लेते हैं, पारिस्थितिक कारक क्या होता है। ये फ्रेंड्स ये जो कारक है या फिर ये जो फैक्टर है जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके वातावरण को, उसके आवास को क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि आर्द्रता मानव क्या करती है, प्रभावित करती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। जैसे कि मैं बात करूं अगर वातावरण में अगर क्या हो, ह्यूमिडिटी नमी ज्यादा हो तो हम आराम से हम सब कुछ सहन कर पाएंगे, अगर वही शुष्क मौसम हो तो गर्मी ज्यादा लगेगी। तो वही बात है, तो उसको वातावरण को क्या करेगी, हमारे को वो क्या करेगी भाई, हमारे वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा, वो हमारे किसी न किसी रूप से क्या करिए, प्रभावित करिए। तो पारिस्थितिकी कारक यही होती है कि प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। ये कारक पेड़ पौधों के लिए भी होंगे, मानव के लिए भी होंगे, क्योंकि ये हम मानव शरीर को हम जीव विज्ञान में क्या मानते हैं, एक तरह से जीव ही मानते हैं। मानव क्या मानते हैं, एक तरह से जीव ही मानते हैं बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो। पारिस्थितिकी कारक में आपको समझ में आ गया कि पारिस्थितिकी कारक क्या होता है। ये कारक जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये जो फैक्टर है जो जीवों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो अब मैं कारक कौन कौन होते हैं, इन कारक के बारे में बता दूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 तरह के कारक होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कारक 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है अजैविक कारक, दूसरा होता है फ्रेंड्स जैविक
कारक, जैविक कारक। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी जो होती है यानी कि इकोलॉजी के कारक क्या होते हैं कि जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये कारक कितने तरह के, दो तरह के कारक होते हैं, जैविक और अजैविक कारक। फ्रेंड्स ये जो कारक है, कारक भी इंपॉर्टेंट है, कारक में से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जैविक कारक कौन कौन से होते हैं, जैविक कारक में क्या क्या होती है और अजैविक में कारक क्या क्या होते हैं। तो जैविक कारक अजैविक कारक में क्या होते हैं और जब मैं आपको बताता हूँ अजैविक कारक में क्या क्या आता है। तो बात करें अजैविक कारक में क्या आएंगे, ये कारक क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। ये कारक क्या होंगे, निर्जीव होंगे। पहली बात है ये कारक निर्जीव होंगे। अजैविक कारक क्या होंगे, निर्जीव होंगे। और जैविक कारक क्या होंगे, ये कारक होंगे सजीव होंगे, सजीव होंगे। यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सजीव और निर्जीव की बात क्यों लिखी, क्योंकि जैविक कारक में क्या होता है कि परपोषी वगैरह आते हैं। तो परपोषी क्या होता है कि दूसरों पर क्या रहता है, डिपेंड रहते हैं। तो वो कारक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। वो प्राणी को क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं कुछ परजीवी प्राणी को नुकसान भी पहुंचाते हैं और कुछ उनको क्या कहते हैं, फायदा भी देते हैं। तो ये कारक क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उस प्राणी को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो उसी कारण मैंने क्या लिखेंगे, जैविक कारक क्या होता है, ये सजीव होंगे। और अजैविक कारक क्या होता है, ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। जैविक कारक में आपको मैं कारक फैक्टर बताता हूँ, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो जीव को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैविक कारक में। जैसे कि बात करता हूँ मैं, जैसे मैं बात करूँ कि तापमान की, तापमान प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तापमान। उसके बाद होगी आर्द्रता, तापमान यानी कि ताप, आर्द्रता। उसके बाद जलवायु, उसके बाद आती है प्रकाश। तो फ्रेंड्स जैविक कारक के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैविक कारक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जैविक कारक कौन से होते हैं। जैविक कारक में क्या क्या चीज आती है। जैविक कारक क्या होते हैं कि तापमान। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर माफी चाहूंगा, यहाँ पर अजैविक कारक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने अजैविक कारक बताया आपको। अजैविक कारक क्या होते हैं, तापमान, आर्द्रता, जलवायु, प्रकाश। ये कारक क्या होंगे, ये कारक मैंने आपको बताया, ये कारक क्या होंगे, निर्जीव होंगे। ये कारक क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो आपको कारक के बारे में यही चीजें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अजैविक कारक में क्या क्या चीज आती है। तो सबसे पहले आती है तापमान, आर्द्रता, जलवायु और प्रकाश। उसके बाद में क्या होता है, अजैविक कारक क्या निर्जीव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको अजैविक कारक समझ में आएगा। अब बात करते हैं जैविक कारक की। जैविक कारक में क्या क्या होती है कि मैंने फ्रेंड्स आपको अजैविक कारक के बारे में बताया। अजैविक कारक क्या होते हैं, निर्जीव कारक होते हैं। उनमें क्या आता है, पहले तो तापमान आता है, प्रकाश आती है, आर्द्रता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे क्या होते हैं, अजैविक कारक होते हैं। जैविक कारक में क्या क्या आएंगे, सहजीवन, मृतोपजीविता, ठीक है, परभक्षण। ये फ्रेंड्स सारे जैविक कारक, इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि सहजीवन क्या होता है, मृतोपजीविता क्या होती है, परभक्षण क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है कि सहजीवी कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सहजीवन और सहजीवी ये दोनों थोड़ा अलग होते हैं। सहजीवी, तो ये सारे फ्रेंड्स ये जो फैक्टर है ये किसके, जैविक कारक है। जैविक कारक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जैविक कारक क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको जैविक कारक दोबारा बताता हूँ। जैविक कारक क्या क्या होते हैं, सहजीवन, मृतोपजीविता, परभक्षण, सहजीवी। यानी ये सारे क्या है, जैविक कारक है जो कि जीव को क्या करेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे। सहजीवन, मृतोपजीविता, परभक्षी और सहजीवी, इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि मृतोपजीवी कौन से जीव होते हैं, क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, परभक्षण क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, इनके बारे में आपको बताऊंगा। और ये क्या क्या होता है, सजीव होते हैं। और अजैविक में क्या क्या होता है, अजैविक में क्या होगा, तापमान हो गया, आर्द्रता होगी। ठीक है, तो ये सारी वायु हो गई, तो ये सारी क्या होगी, अजैविक कारक के अंतर्गत आती है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, उसके पास में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या होता है कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ तो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने जो भी दोस्त हैं जो किसी न किसी जनरल साइंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें जैसे रेलवे है, पटवारी है, तो उनमें जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीट वगैरह एग्जाम में, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो उनको वीडियो फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।